हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर की क्लास में स्वागत है। जैसा कि अपना गणित की सिलसिला जारी है, उन्हीं सिलसिला के दौर में अपना जो 7वां चैप्टर है 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक का 7वां चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। इन चैप्टर की शुरुआत करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में आपको क्या जानना है, उनकी सभी बेसिक बातें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3 तीनों एक्सरसाइज का वीडियो अलग अलग हम पार्ट बाय पार्ट करके आपको वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। बहरहाल फर्स्ट जी अपना ये वीडियो बन रहा है फर्स्ट, इसमें आपको बेसिक बातों की जानकारी होगी। कहने का सेंस सभी फॉर्मूला के बारे में जानकारी आपको देंगे और एक लास्ट निचोड़ होगा सभी एग्जाम्पल का। तो बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक पर। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले आपको एक्सिस अर्थात अक्षांश के बारे में जानना पड़ेगा। ऊपर से जो नीचे की जो अक्षांश है इसको हम उदाग्र रेखा कहते हैं अर्थात वाई एक्सिस कहते हैं। हालांकि आप तीसरा चैप्टर में पढ़े भी होंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण में ग्राफ वाले क्वेश्चन जो आता है, सेम उसी का निचोड़ यहाँ थोड़ा सा आपको मैच करेगा। ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, जिसको क्षैतिज अक्ष कहते हैं, और ये वाई अक्ष को हम लोग उदाग्र अर्थात वर्टिकल फॉर्म में कहते हैं। यहाँ देखिएगा ये x जो है पॉजिटिव फॉर्म में है, y पॉजिटिव फॉर्म में है, x डैश आपका नेगेटिव में है और y डैश क्या है आपको नेगेटिव में है। जब ग्राफ आप पढ़े थे तो वहाँ याद रखिएगा कि यहाँ ये वाले जो मूल पॉइंट है ना, इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। एक x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ पे क्रॉस करता है अर्थात यहाँ मूल पॉइंट पे, इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। और यहाँ से एक जीके आ जाता है। जीके कहने का सेंस समझिए, गणित का ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 आपको दिखता होगा। अगर नहीं दिखता है तो फिर सुन लीजिए, यहाँ पर जो मूल बिंदु का निर्देशांक है वो 0 0 है। ये 0 0 क्या दर्शाता है? ये 0 0 दर्शाता है कि x का वैल्यू भी 0 है और y का वैल्यू भी क्या है आपका 0 है। जब भी मूल बिंदु आ जाए तो दिमाग में सेट कर लीजिएगा। और हाँ, हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं, बताइए ABCD में जब हम एक्स वाई की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं तो पहले x आ रहा है ना, तो जब भी हम किसी डाटा को जैसे 3 और 5 यहाँ पे बैठाएंगे, जब भी कोई डाटा पहला वाला डाटा जो बैठा रहेगा वो x का मान होगा और बाद वाले डाटा को हम लोग y का मान मानेंगे। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बहरहाल इसको हम अभी डिलीट करते हैं। और हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक मान को जानते हैं और किस कोऑर्डिनेट में अर्थात कौन सी पाद में स्थित है इनको जानते हैं। ये वाले जो घर है इसको हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं अर्थात x के लिए पॉजिटिव और y के लिए पॉजिटिव से घिरे क्षेत्र, इसको प्रथम पाद अर्थात फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं। यहाँ पर आप खुद से कहिए, मैंने बताया ना कि ABCD में पहले x आता है तो ये वाला मान आपको माइनस वाली मान है और ये वाला मान आपको प्लस वाला मान है। तो यहाँ मैंने माइनस और प्लस लिख दिया और ये वाले घर को हम सेकेंड घर कहेंगे अर्थात सेकेंड कोऑर्डिनेट अर्थात द्वितीय पाद कहेंगे। उम्मीद है कि आप इसको भी समझ गए। इसको तृतीय पाद कहते हैं और इसको चतुर्थ पाद कहते हैं। शायद अगर मैं पाद बता रहा हूँ तो आपके एग्जाम में पाद पद करके आता है, ठीक है ना। मूल रूप से फिर से याद करवाते हैं आपको। ये फर्स्ट है, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। और चारों पाद को आपको क्या करना है, सिंबल अर्थात चिन्ह को जानकारी रखना है। प्रथम पाद का सिंबल होता है प्लस प्लस और होने का रीजन क्या है, होने का मेन रीजन है कि ये वाले जो x का मान है ना ये प्लस में है और यहाँ जब ऊपर जाओगे तो ये वाला भी वैल्यू आपका प्लस में हो जाएगा। इसीलिए पहले x का मान प्लस और y का मान भी प्लस में आ गया, तो प्रथम पद का जो सिंबल होगा वो प्लस प्लस होगा। दिमाग में सेट कर लीजिए। वहीं दूसरे पद का सिंबल क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पहले x का मान लेना है। ABCD में पहले x, दिमाग में ये ट्रिक भी याद रखिए। और यहाँ से मूल बिंदु से जब इधर आएंगे तो x डैश लिखा हुआ अर्थात ये माइनस फॉर्म में है, इसलिए यहाँ का मान मैंने माइनस लिया और ये y वाला मान प्लस में है तो इसको मैंने प्लस लिया। इससे यह याद करेंगे कि सेकेंड कोऑर्डिनेट अर्थात द्वितीय पाद क्या आपका माइनस और प्लस फॉर्म में है। वहीं तृतीय पाद की जानकारी तो आप खुद ऑटोमेटिक आप समझ रहे हैं कि इधर माइनस की डाटा है, इधर भी माइनस की डाटा है, इसलिए माइनस माइनस। ये वाला माइनस कौन सी माइनस है, तो कहिएगा x एक्सिस का माइनस अर्थात x का मान है। और यहाँ भी समझ गए सर प्लस माइनस क्यों दिए, माइनस प्लस क्यों नहीं दिए। कारण ये है कि इधर जब जाओगे तो x का मान पहले प्लस में आएगा, तब उसके बाद y का मान आपको माइनस में आएगा। उम्मीद है कि आप चारों पाद को समझ गए हैं। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हम देते हैं आपको कहा जाएगा कि -5 और 3 किस घर में स्थित है या किस पाद में स्थित है।
तो दिमाग में सेट कीजिए, सबसे पहले सिंबल को पकड़ने का कोशिश कीजिए, चिन्ह को पकड़ने का कोशिश कीजिए कि x का मान आपको माइनस में और y का मान नहीं कुछ साइन है तो प्लस में मानिएगा। तो यहाँ माइनस और प्लस आपको दिख रहा है, तो माइनस प्लस किस घर में दिख रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा। आपको जब पूछा जाएगा किस पाद में स्थित है तो आप कहिएगा द्वितीय पाद में स्थित है, सेकेंड क्वाड्रेंट में स्थित है, या द्वितीय पाद लिख करके आएगा। यहीं से एक और क्वेश्चन दे दूँ आपको, अगर 4 - 3 कर दे तो ये किस पाद में स्थित है, दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर x का वैल्यू प्लस में और y का वैल्यू किस में, माइनस में है। आपका ये सिंबल दर्शा रहा है प्लस और माइनस, और ये प्लस माइनस किस घर का खेला है, तो चतुर्थ पाद की खेला है। कभी भी क्वेश्चन आपको इसमें आ जाए कि 4 और -3 किस पाद में है, तो आप कहोगे कि चतुर्थ पाद में है। एक क्वेश्चन और आपको हम देते हैं -2 और -3 और -2 ये किस घर में होगा। तो सर अब समझ गए, आप ज़्यादा विस्तार में नहीं जाइए, क्योंकि दोनों मान माइनस में है, दोनों मान माइनस किस घर में, थर्ड क्वाड्रेंट में। जब इतना मान सीख गए हैं, ये तो आप बता दिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और ये कौन सी क्वाड्रेंट में, आपको थर्ड बोले तो तृतीय पाद में स्थित है। यहीं से एक चीज़ और सीख लीजिए, एक होता है भुज और कोटि की कहानी। एक्स एक्सिस पर जितना भी डाटा होगा उसको भुज कहेंगे, और वाई एक्सिस पर जो भी मान होगा उसको हम क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। उम्मीद है अगर हम इस क्वेश्चन में कहें कि भुज का मान बताइए कितना होगा, तो आप कहोगे भुज का मान -5 होगा। वहीं आपसे हम कोटि डिमांड करते तो कोटि कितना बोलते आप, 3 होते। एक्स के मान को हम भुज कहेंगे और वाई के मान को कोटि कहेंगे, याद रखिएगा। अगर इसी प्रश्न में मैं चर्चा करूँ कोटि का मान कितना है, तो कहोगे सर कोटि का मान -3 है। वाई अक्ष पर जो भी अंक रहेगा उसको आप कोटि कहना, और ये हो जाएगा आपका भुज हो जाएगा। यहाँ भुज का मान कितना है, तो आप कहोगे भुज का मान -3 है, और कोटि का मान क्या है आपका, -2 है। उम्मीद है कि आप भुज और कोटि भी समझ गए हैं। अब हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। भुज कोटि समझने के बाद एक और बेसिक बात आप जान लीजिए, मैंने अभी लिखा दिया ना, भुज किसको कहते हैं, एक्स अक्ष पर स्थित मान को हम लोग क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। और अभी मैंने आपको कोटि पढ़ाया, कोटि किसको कहते हैं, तो वाई अक्ष पर स्थित मान को हम क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। अब यहाँ से एक प्रश्न आता है कि एक्स अक्ष पर या एक्स एक्सिस पर वाई का मान क्या होता है। कभी जब हम सवाल के में चलेंगे, अर्थात एक्सरसाइज जब बनाएंगे, तो वहाँ कहेगा कि एक्स अक्ष पर एक्स का कुछ ना कुछ मान रहेगा। यहाँ मैं अगर उंगली रख रहा हूँ, इसका मतलब है कि एक्स का कुछ ना कुछ मान है, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पर हम वाई का मान ढूंढेंगे। यहाँ पे जहाँ पे मार्कर है, तो इस एक्स एक्सिस पर कहीं भी चले जाइए, कहीं भी ग्राफ लेकर के इस पे चले जाइए, आपका वाई का मान 0 होगा। जब भी एक्स अक्ष पर सवाल रहे लिखा हुआ, तो आपको x 0 मान लेना है। क्यों, क्योंकि x का कुछ ना कुछ आपका मान होगा, और y का वैल्यू हमेशा x अक्ष पर क्या होगा, आपका 0 होगा। यही सवाल को रिवर्स फॉर्म में पूछे कि y अक्ष पर मान निकालिए। अभी मैं बेसिक बात बता रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ उतना सुनते चलिए। सिर्फ अगर मैं y अक्ष की चर्चा करूँ, तो y अक्ष के लिए y का कुछ ना कुछ मान होगा, चाहे यहाँ पर निगेटिव में होगा। कैसे होगा निगेटिव में, समझिए रहे, नीचे में y डैश है, अर्थात माइनस की फॉर्म में है। अगर मेरा उंगली यहाँ रहता तो y का मान प्लस में होता, लेकिन y के लिए यहाँ पर x का मान हम कहेंगे कितना है बाबू, तो आप बोलोगे x का मान 0 है। इसका सिंपल तरीका है, कैसे, क्योंकि यहाँ से जब गिरने के बाद x के कहाँ पर टकरा रहे हो, 0 पर टकरा रहे हो ना, इसलिए x का मान 0 पर पूरा पूछा जाएगा। जब भी आपको y अक्ष पर पूछे कोई चीज़ निकालने के लिए, तो आप क्या मानोगे, तब आप मानोगे 0, y। सर y, 0 क्यों नहीं लिखे, y हमेशा बाद में लिखाता है, और x हमेशा कहाँ लिखाता है, आपको पहले लिखाता है। इनको याद रखिएगा। उम्मीद है x अक्ष पर पूछेगा तो x 0 हमको निर्देशांक लेकर के चलना है। छोटी सी बात अभी जानकारी आपको दे रहा हूँ। और y अक्ष पर चलना है तो क्या लेना है, 0 और y चलना है, ठीक है ना। अब यहाँ से सबसे पहला शुरुआत अपना होता है दूरी सूत्र का। ये दूरी सूत्र क्या होता है, गौर से समझिएगा। दूरी सूत्र का ही पूरा खेला है ये 7वां चैप्टर। कैसे दूरी सूत्र का, मान लीजिए, अब इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे सबको। अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू है, मान लीजिए कि हम यहाँ पे 4 और 5 दे दिए। ये 4, 5 क्या दर्शा रहा है, 4, 5 ये दर्शा रहा है कि x के सामने जब हम गिरेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू 4 होगा, और इसके सामने जाएंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। यहाँ इसका मान लीजिए कि हम a ले लिए, और यहाँ पर अगर कोई डाटा ले लूँ मैं, -3 और -5 ले लिया, और ये b ले लिया। ये बुंदा क्या दर्शा रहा है, x के लिए जब सामने जाएंगे तो -3 से टकराएंगे,
और y के लिए जब सामने सामने जाएंगे तो -5 से टकराएंगे। स्वाभाविक है यहाँ पे माइनस माइनस लेना पड़ता। और इस रेखा को कहते निकालने के लिए a से लेकर के b तक की दूरी को, तो ए बी की दूरी क्या होगा। दूरी सूत्र की डेरिवेशन है, एक फॉर्मूला है, बहुत लॉन्ग जाएगा। बहरहाल दूरी सूत्र के लिए समझिए, अगर शुरू में अगर मैं ए बी बोलूँ ना ऐसे करके ए बी का दूरी सूत्र कहूँ ना निकालने के लिए, तो ए के घर में जो भी मान होगा उसको आप x1 y मान लेना, और बी के घर में जो भी मान होगा उसको आपको क्या मान लेना है, x2 और y2। सर आपने -3 और -5 और 4 और 5 माना, मैं तो अंदाजे न मान के आपको बताया। यहाँ पे कुछ भी डाटा हो सकता है, उस कुछ भी डाटा का नाम हम अपने मन से दे देते हैं। उसका नाम मान लो यहाँ पर मैं अगर रख दूँ x1 और y1, और इसके मान को रख दूँ मैं मान लो कि x2 और y2। अब यहाँ से आपको जब भी दूरी सूत्र पूछे तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला सबसे पहले नोट कीजिए, क्या होता है, √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। दिमाग में सेट कर लीजिए, यही दूरी सूत्र से आपका पूरा चैप्टर में डांस होगा। दूरी सूत्र क्या है, √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। यदि मान लो कि मैंने यहाँ ए बी ही लिख दिया, तब बी के घर वाले डाटा होता है ना, बाद में बी है ना, तो बाद वाले डाटा को हम x2 y2 मानेंगे, और पहले ए है तो उसके डाटा को हम x1 y1 मानेंगे। तो यहाँ ने मैंने क्या लिया, x2 में से x1 यानी बाद में से पहला वाला x1 को घटा करके स्क्वायर करता हूँ, और बाद में y2 में से y1 को घटा के स्क्वायर करता हूँ। उम्मीद है कि आप दूरी सूत्र समझ गए, लेकिन यही क्वेश्चन को मैं थोड़ा डाइवर्ट कर दूँ दूसरे अंदाज में। हम आपको जस्ट अभी रूबरू कराए हैं कि इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। और यहाँ पर मान लीजिए कि कोई पॉइंट हम ले लिए हैं जिसका नाम मान लीजिए कि x और y दे दिए हैं। आपको कहते हैं इस पॉइंट को O मानते हैं, OA की दूरी निकालिए। अगर इसी सवाल में पुट करके हम कहते हैं OA की दूरी निकालिए, यानी OA का मतलब हो गया O से लेकर के A तक की दूरी, इसी सूत्र में बैठाइए। कैसे बैठाएंगे, बाद में A है ना, तो बाद वाले डाटा को मन में फिलिंग कीजिए, हम x2 मानेंगे, तो x2 का मान अपना कितना हो गया, x हो गया। और O के जो निर्देशांक है 0 0, यहाँ पर मैंने अगर 0 0 लिख दूँ, तो शुरू में O है तो O के घर में जो भी पहला डाटा होगा वो x1 y1 होगा। तो x1 का वैल्यू हम ले लेंगे x0 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर सवाल फॉर्मूला में है y2 का वैल्यू कितना है आपको, y है, तो y2 का वैल्यू अगर y ले लेते हैं, और और y1 का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, अपना 0 लेना पड़ेगा, तो यहाँ 0 दे दीजिए। हम आपसे पूछना चाहते हैं x में से 0 को घटाओगे तो कितना पाओगे, कहिए x से पाएंगे, क्योंकि x में से 0 घटेगा तो डिफरेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप कहोगे सर कि ये हो जाएगा x², और y में से 0 घट गया तो y²। इसका मतलब ये एक नया सूत्र निकल गया, और वो सूत्र आप लिख लीजिए। ये सूत्र एक नया निकल गया कि मूल बिंदु से दुनिया के किसी भी दूरी पर जाकर के आपको दूरी सूत्र पूछे, किसी भी पॉइंट पर जाकर के, कहाँ से, सिर्फ मूल बिंदु से। तो जब भी पूछे आपको मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होता है, तो मूल बिंदु से दूरी सूत्र हमने निकाला, डेरिवेशन करके ही क्या आया है, √x² प्लस y²। उम्मीद है कि मूल बिंदु से दूरी सूत्र और नॉर्मल दूरी सूत्र आप दोनों फार्मूला लिख लिए होंगे। दूरी सूत्र का फिर से याद करवाऊँ, √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, और मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है √x² प्लस y²। इतना अगर आप लिख लिए हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग को ये सीखना है कि कहेगा कोई डाटा से जैसे क्वेश्चन दे देते, छोटा सा क्वेश्चन कह देंगे 5 4 A, यानी तो क्वेश्चन ऐसे लिखो, बिंदु, थोड़ा फास्ट में लिखेंगे, A 4 5 तथा B 6 7 के बीच दूरी ज्ञात करें। ये दे दिया आपको, दूरी ज्ञात करें। ऐसा मान लो कि आपको क्वेश्चन आ गया है, कैसे बनाएंगे ऐसे प्रश्न को। जब भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आवे, हालांकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और 2 नंबर के क्वेश्चन भी पूछता है, आपसे दूरी पूछा गया ना, सीधे आप लिखना ए के घर में जो भी डाटा रहेगा उसको x1 y1 मानना। आप लिख लेना x1 का वैल्यू 4 है, y1 का वैल्यू 5 है, x2 का वैल्यू
6 है और y2 का वैल्यू कितना मान लोगे 7। हमको अगर दूरी पूछे ना तो ए बी बराबर, हालांकि दूरी सूत्र तो जानते हैं, ऐसे लिख ही देता हूँ। दूरी सूत्र पहले लिख लेने का क्या होता है, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। आप यहाँ से परस लो, इस मार्केट में देखो x2 का मान कितना है, तो कहोगे 6। और वैसे भी ट्रिक से समझो, बाद वाले जो घर होता है ना, बी है ना बाद में सवाल में, तो बी के डाटा को x2 y2 मान लो, तो बी के घर में कितना है 6 और 7 लिख देना 6, और x1 का वैल्यू कितना है इसको 4, यानी यहाँ से भी लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और प्लस y2 का वैल्यू है 7 माइनस क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। कहाँ जाए तो 6 में से 4 गया तो 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर, यानी 4 + 4 बराबर कितना हो जाएगा √8 को तोड़ देना, यानी 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 को जोड़ा बन के बाहर निकल गया सॉरी, तो ये 2√2 आ जाएगा। ये बेसिक मैंने आपको एक उदाहरण से आपको समझा दिया, स्क्रीनशॉट लीजिए अगर इसको समझना है तो। और इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे अंदाज में आपसे क्वेश्चन पूछे, जैसे पूछ देगा किस वैरायटी का सर जी, देखिए क्वेश्चन पूछ देगा कि मूल बिंदु से बिंदु 3 और 4 का दूरी ज्ञात करें, ये क्वेश्चन मान लीजिए आपको आ गया मूल बिंदु से। हम लोग जानते हैं मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होता है, √अंडर। जब ये मूल बिंदु हुआ, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक समझिए, तो मूल बिंदु का निर्देशांक तो जानते हैं 0 0। हालांकि इस प्रश्न को √अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर पर भी बना सकते हैं, लेकिन आप लोग को शॉर्टकट बनाना है तो सीधा समझ जाइएगा कि जब भी आपको मूल बिंदु, ये लाइन को जरूर दिमाग में सेट कर लीजिए, जब ये मूल बिंदु दिया है तो इसको लिख लेना कि x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू कितना है आपको 4 है, लिख देंगे। इसलिए मूल बिंदु से ऐसे करके लिख देने का, मूल बिंदु से दूरी। हम लोग जानते हैं कि मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, √अंडर x² प्लस y², अर्थात x का वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। उम्मीद है कि 9 + 16 बराबर √अंडर 25 का बाहर 5 निकाल के आप समझ गए। ये 2 टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया कि मूल बिंदु से आप दूरी सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। उम्मीद है कि इनको समझ गए होंगे। डिलीट करते हैं। अब हमें ये समझना है एक टॉपिक, वो टॉपिक होगा आपका संरेख। संरेख क्या होता है? संरेख का मतलब इंग्लिश में इसको कॉलिनियर बोला जाता है। संरेख उसको कहते हैं अगर आपको कोई 3 गो निर्देशांक दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? 3 निर्देशांक। जैसे कि आपको कैसे 3 निर्देशांक दिया रहेगा, गौर से देखिए। यहाँ पर मैंने ए दे दिया, ए के घर में कुछ डाटा दे दिया, मान लो x1 और y1 दे दिया। बी के घर में कुछ डाटा दे दिया, x2 और y2 दे दिया। सी के घर में डाटा दे दिया, x3 और y3 दे दिया। हालांकि ये त्रिभुज मैं अपने मन से ड्राइंग किया हूँ। आपके क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि बिंदु x1 y1, x2 y2, x3 y3 सिद्ध कीजिए कि संरेख है या नहीं। संरेख होने के लिए सबसे पहले हम लोग याद रखेगा दूरी सूत्र के प्रयोग कर, ऐसे करके दूरी सूत्र का प्रयोग कर हम त्रिभुज टाइप, क्योंकि 3 निर्देशांक दिया रहेगा तो 3 निर्देशांक से त्रिभुज ही न बनेगी, तो हम लोग दूरी सूत्र के प्रयोग करके तीनों भुजा ज्ञात करेंगे त्रिभुज की ड्राइंग पार करके। तो दूरी सूत्र के प्रयोग कर क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुज का 3 भुजा ज्ञात करेंगे, 3 भुजा ज्ञात करेंगे। ये समझने की बात है, मैं अपने अंदाज में आपको बता रहा हूँ। 3 भुजा कैसे ज्ञात करेंगे सर? अगर मैं ए बी बोलूँ तो क्या होगा, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अगर मैं बी सी बोलूँ तो बी के घर में जो डाटा होगा उसको मन में फीलिंग करके x1 y1 समझना पड़ेगा, और सी के घर में जो डाटा होगा उसको आपको x2 y2 समझना पड़ेगा। सर जी सी के घर में तो आप x3 y3 दे दिए, तो मैं तो मान के ना बताया हूँ, आपको 5 6 रहेगा, 3 4 रहेगा, तो ऐसे करके बना लेने का। तो दूरी सूत्र के प्रयोग हम लोग प्रयोग करके भुजा ज्ञात करेंगे। क्या क्या भुजा ज्ञात करेंगे? ए बी ज्ञात करेंगे, बी सी ज्ञात करेंगे और ए सी ज्ञात करेंगे। संरेख होने की कंडीशन होती है, संरेख होने की 3 कंडीशन आप ध्यान रखना। 3 कंडीशन में समझिए, इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग, इस त्रिभुज से जो तीनों भुजा को दूरी सूत्र का प्रयोग करके तीनों भुजा ज्ञात करोगे ना,
उसमें जो बड़का भुजा होगा, बड़ी भुजा, उससे दो छोटी भुजा के योग के बराबर होनी चाहिए। ये समझ लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, संरेख का मतलब होता है, संरेख का फॉर्मूला समझो कि बड़ी भुजा दो छोटी भुजा के योग के बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। संरेख का सूत्र समझ लीजिए, यानी जो आप जैसे कि दूरी सूत्र के प्रयोग से मान लीजिए कि हमें ए बी निकाल लिया और ए बी का डाटा मान लीजिए बड़ा आ गया। बड़ा कैसे आएगा डाटा सर जी? अब ये तो दूरी निकाले थे ना, एक दो सवाल में। तो जब मैंने मान लो कि ये पहला केस, अगर आपको बड़ा भुजा ए बी आ गया तो छोटा भुजा अपना बी सी और ए सी जो दूरी सूत्र से हम निकाले रहेंगे, यानी ये बी सी जोड़ आपको ए सी ये सिद्ध करना पड़ेगा। ऐसा कंडीशन आना चाहिए। मे भी आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए और उठता होगा कि सर कोई ज़रूरी है कि ए बी ही दूरी सूत्र के प्रयोग से बड़ा भुजा आएगा? हो सकता है बी सी भी तो बड़ा भुजा आ सकता है ना। बिल्कुल आपका बात सही है। यानी दूसरा केस यह भी कह सकते हैं कि अगर खुदा न खास्ते बी सी बड़का हो गया, इसी को बड़का मान लेंगे, इन दोनों को छोटका मान लेंगे, अर्थात इन दोनों का योग, मेरा कहने का सेंस, आप ए बी जोड़ यहाँ पे ए सी, ऐसे दोनों को जोड़ आपको बी सी के बराबर करना पड़ेगा। एक और प्रश्न मन में उठता होगा, सर कोई ज़रूरी है बी सी बड़ा होगा? हो सकता है कि ए सी भी बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे तीसरा केस यह भी लिख सकते हैं कि खुदा न खास्ते अगर ए सी अगर बड़ी भुजा आ जाए तो हम कह सकते हैं कौन कौन भुजा हमको जोड़ के बराबर करना पड़ेगा, ए बी जोड़ बी सी। ये था संरेख का थ्योरी कहा जाए। उम्मीद है कि इस थ्योरम को समझ गए होंगे, संरेख के इस थ्योरम को आप समझ गए होंगे। लिख लीजिए एक बार। अब संरेख के जब इस थ्योरम को समझ गए हैं तो इस पर आधारित एक क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं। कैसे क्वेश्चन बताएंगे? जैसे देखिए, इसको लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन कैसे बताएंगे गौर से समझो। क्वेश्चन मान लीजिए आ जाएगा आपको, हालांकि एनसीईआरटी में भी ढेर सारा क्वेश्चन है और आलोक हो, एसएफओ सब में भी दिया होता है। अभी मैं अंदाजे क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे देखिए क्वेश्चन आ जाएगा, सिद्ध करे कि बिंदु 2, 3, 5, 7 तथा 4, 6 संरेख है। ऐसा आपको क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, 3, ये है 5 लिखा हुआ, 5, 7 और 4, 6 संरेख है। सिद्ध करना आपको, कॉलिनियर है। कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे बड़ी बेहतरीन तरीका है, आप त्रिभुज का ड्राइंग कर लीजिए। सवाल बनाने का तरीका सीखिए। आप इसमें सबसे बड़का डाटा माने जो सबसे पहला डाटा होगा उसको ए मान लीजिए, अर्थात हम यहाँ पर ए लिखते हैं और इसको लिखेंगे 2 और 3 दे दिया। इस डाटा को बी मान लो और बी के जगह हम लिख देंगे 5 और 7 लिख देंगे। और इस डाटा को आप सी मान लीजिए और सी के डाटा को मान लीजिए कि हम कितना मान लेते हैं, 4 और 6 मान लेते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए। अब ये संरेख है या नहीं भगवान जाने, मुझे भी पता नहीं, मैं तो अंदाजे क्वेश्चन दे दिया। अगर बराबर नहीं आएगा तो लिस्ट लिख देंगे दिया गया निर्देशांक संरेख नहीं, अगर बराबर आ गया तो कह देंगे संरेख है। क्या? तो सबसे पहले आप सजावट की दृष्टि से दूरी सूत्र का लिख देना फॉर्मूला। क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम सीधा ए बी आपको ज्ञात करेंगे और हम बार बार वही चीज़ सिखा रहे भाई साहब, प्लीज़ दिमाग में सेट कर लीजिए। पहला वाला जो डाटा है वो ए दिख रहा है ना इसमें ए, तो ए के घर के डाटा को x1 y1 मानो और बी के घर के डाटा को हम x2 y2 मानेंगे। तो यहाँ अगर हम लिखें फॉर्मूला में x2 तो b को चुनेंगे ना, b वाले के घर को x2 y2 मानेंगे, बाद में b है तो x2 का वैल्यू हो जाएगा 5। ये माइनस कहाँ से लाए गुरुजी? फॉर्मूला का माइनस है। और x1 का वैल्यू क्या ले लेंगे? 2, तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर। वही y2 का वैल्यू कितना है? तो कहिए 7 है। और y1 का वैल्यू कितना है? तो कहिए 3 है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। यानी ये कितना आ गया? रूट अंडर 5 में से, यहाँ लिख देता हूँ साफ साफ से, 5 में से 2 गया तो कहिए 3 का स्क्वायर है, और 7 में से 3 गया तो कहिए 4 का स्क्वायर है। यानी 9 + 16 बराबर रूट अंडर 25 के बाहर 5 निकल गया। कहने का सेंस हमने दूरी सूत्र से ए बी ज्ञात कर लिया। अब मुझे क्या ज्ञात करना पड़ेगा? बी सी।
BC में भी यही दिमाग में सोचो, अगर पहले B है ना तो B के घर के डाटा को अब आपको x1 y1 मानना है और C के घर के डाटा को क्या मानना है, आपको x2 y2 मानना है। तो चलो अब हम इसको x2 और y2 मानेंगे क्योंकि C बाद में है। यही सूत्र पर दिमाग टिका के रखिए। x2 का वैल्यू कितना ले लेंगे 4, ये माइनस कहाँ से लाए फॉर्मूला से। x1 का वैल्यू B के चक्कर में हम क्या ले लेंगे 5 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 - 5 का स्क्वायर। फिर x2 का वैल्यू y2 का वैल्यू है आपको 6 और y1 का वैल्यू कितना ले लेंगे 7, तो ये हो जाएगा 6 - 7 का स्क्वायर। कहने का सेंस जब भी घटा करना भैया तो जो बड़ा डाटा होता है उसका सिंबल लिया जाता है। यहाँ आपको 5 बड़ा है तो 5 में से 4 हटाओगे माने कहा जाए तो -1 का स्क्वायर है, और 7 में से 6 हटाओगे तो ये भी -1 का स्क्वायर है। और ध्यान रखना कभी भी निगेटिव साइन के ऊपर इवन नंबर माने सम संख्या है तो वो प्लस का डाटा देता है। जो पक्ष यहाँ पर समझिए 3 रहता विषम संख्या तो हमको माइनस लिखना पड़ता, तो यहाँ पे इवन नंबर है 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर ये भी 1 हो जाएगा, यानी काट खोट के ये वैल्यू अपना √2 आ गया। अब हम लोग AC ज्ञात करेंगे। AC ज्ञात करने में अब A शुरू में लिख दिया ना तो सर CA काहे नहीं ज्ञात कीजिएगा, लिखना है तो लिख दीजिए CA। जब इसको CA लिखते तो C के घर के डाटा को x1 y1 मानना पड़ेगा और फिर A के घर के डाटा को x2 y2 मानना पड़ेगा। दिमाग में सेट कर लीजिए, हम अंदाज अपना जो रंगदारी से बनाइए मैथ, कहने का सेंस है। तो A शुरू में है ना तो A के घर का डाटा को x1 y1 और C बाद में है, इसमें हम लिख दिए तो इसको x2 y2 मान लीजिए। यही फॉर्मूला पर सेट कीजिए, हम इसको लिख सकते हैं 4 - 2 का स्क्वायर और x2 y2 का वैल्यू 6 - 3 का स्क्वायर, यानी देखा जाए तो 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर, या 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, 2 दूना 4 3 3 9, रूट अंडर कितना आ गया 13। मन में सोचिए ये √25 है, हालांकि मैं बाहर 5 निकाल दिया लेकिन आपको सब चीज़ 2 को डाटा रूट में आया है तो रूटे में सीखने का कोशिश कीजिए, जिसको बाहर मत निकालिए। अगर निकालिए दिए तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये √5 का मतलब √25 है, इतना तो बेसिक आपको आता होगा। तो भर का डाटा √25 है, उसके बाद √13, उसके बाद √2 है। तो हम लिखेंगे चूँकि जो AB का मान जो मैंने लाया हूँ ना √25, AB का मान कितना आया है √25 और BC का मान कितना आया है √2 और AC का मान कितना है, AC का मान √13। इस दोनों को जोड़ोगे तो √25 पूरेगा क्या, √13 को √2 को जोड़ोगे तो √25 पूरेगा क्या, नहीं ना पूरेगा। यानी हम इस कंडीशन को ये फॉलो करते हैं कि बड़का डाटा का मान दोनों छोटका भुजा के योग के बराबर नहीं आया, और जब बराबर नहीं आया तो दिया गया निर्देशांक संरेख है कि नहीं। ऐसी कंडीशन को फॉलो नहीं किया तो हम कहेंगे संरेख नहीं है, लास्ट में लिख देंगे इसीलिए दिया गया निर्देशांक संरेख नहीं है। इनको समझ लीजिए, उतार लीजिए संरेख के लिए। अगर अपना बराबर आ जाता तो हम कहते दिया गया निर्देशांक क्या है, संरेख है। अब इसको हम उम्मीद करते हैं कि डिलीट करते हैं। जब हम संरेख पढ़ ही लिए हैं तो त्रिभुज से रिलेटेड 2 बातें और आपको हम सिखाना चाहेंगे। हमने यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ वाला डाटा को x1 और y1 मान लो, यहाँ वाला डाटा को मैं x2 और y2 मनवाया था आपको, और यहाँ वाला डाटा को x3 और y3 मनवाए थे। अब क्या होता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देकर के आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का डेरिवेशन थोड़ा लंबा है, आप क्षेत्रफल याद कर लीजिए, क्षेत्रफल हम आपको याद करवा देंगे। क्षेत्रफल आपको याद करवाने से पहले एक छोटी सी बात आपको सिखाना चाहते हैं, इसको मोड बोला जाता है। मोड का मतलब होता है मॉडुलस यानी मोड, और मोड एक ऐसा चीज़ है इसमें जो भी डाटा डालो, चाहे माइनस का डाटा डालो या प्लस का डाटा, ये बाहर आपको प्लस के फॉर्म में देता है। लाइफ में पहली बार सुनते होंगे तो इसको समझिए, ये मॉडुलस है। अगर यहाँ पे मैंने -2 दिया ना तो ये बाहर में आपको 2 बकर के देगा। अगर इस मोड के अंतर्गत 5 फंस गया तो माइनस वाला डाटा प्लस में आता, क्या प्लस वाला डाटा माइनस में आएगा? नहीं, मैं शुरू में ही बता दिया, मोड में चाहे माइनस हो या प्लस, खिचड़ी पक के बाहर कैसा निकलेगा, आपको प्लस में ही निकलेगा। तो मोड 5 भी है तो डाटा 5 निकलेगा, या मोड -5 भी है तो डाटा क्या होगा, आपको 5 निकलेगा। उम्मीद है कि आप मॉडुलस के बारे में समझ गए। अब हम लोग को इस त्रिभुज का जब क्षेत्रफल कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले आपको
त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखना पड़ेगा। क्या होता है देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी के अभी आपको याद करवा देंगे। आप क्या करना, 1/2 लिख देना, इसको मोड पढ़ते हैं। इतना तक समझ में आ गया। मैंने क्या लिखा, 1/2 और मोड लिख दिया। आप क्या करना, पहले x1 y माइनस वाई, x2 y माइनस वाई और x3 y माइनस वाई लिख देने का, और ऐसे मोड को बंद कर दो। उम्मीद है कि समझे, इतना लिख लोगे। मैंने क्या लिखा, त्रिभुज का क्षेत्रफल मोड 1/2 मोड स्टार्ट किया, x1 y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई कर दिया। आई होप इतना आप कर लीजिएगा। और एक मोबाइल नंबर टैप से याद रख लीजिए, 23 31 12। मैंने क्या बोला, 23 31 12। क्या बोला मैंने, 23 31 12। क्या बोला, 23 31 12। क्या बोला, 23 31 12। इतना बार बोल दे ताकि आपको याद हो जाना चाहिए। ये जो 23 जो मैं बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 चिपकाओगे, यही आपका 23 हो गया। और जो मैं 31 बोला हूँ, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 दीजिए तो ये हो जाएगा 31, और ये हो जाएगा आपको 12 बोले तो 12 ऐसे लिख देने का। ये आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। ऐसे त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर आप याद करते तो इसमें नचाना चाह के भी याद किया जाता है, लेकिन थोड़ा हार्ड हो जाता है। आपको मैंने सिंपल तरीका बताया। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बन गया, 1/2 मोड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सर एक बार और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को लिख के बता दीजिए। मैं कुछ नहीं बताया, सिंपल बात है, समझो। जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो आप क्या करना, एक मोड लगा देना। सबसे पहले तो ऐसे बट्टा दे दो, 1 मोड x1 y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई, और मोड ऐसे बंद कर दो। इतना तक तो लिख ही सकते हो। मैंने x1 y माइनस वाई किया, प्लस में फिर x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई कर दिया, और एक मोबाइल नंबर बोला हूँ जैसे 23 31 12। यानी 23 जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे लिखने का, 23 31 और ये हो जाएगा आपको 12। ये सूत्र हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल का, 1/2 मोड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मोड बंद। ठीक है, इसी पर आधारित मान लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन दे दे। ये तो इस आंकड़ा को मैंने यहाँ उतारा ना, अब यहाँ पर आंकड़ा हम अपना मन से दे देते हैं, कह देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए अंदाजे देते हैं, कोई क्वेश्चन वगैरह हम कहीं लिख उख नहीं अभी बता रहे, सीधा डायरेक्ट समझो। आप ही लोग बताओ, डाटा जो मन बोलना है वो बोलिए। 3 और 5 दे दिए यहाँ पे मान लीजिए कि 4 और 7 दे दिए हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोनो डाटा हम माइनसों वाला ले लेते हैं, -2 और 4 दे दिए। माइनस वाला डाटा इसीलिए लिए ताकि आपको समझाने में सुविधा हो। कुछ ऐसा भी माइनस प्लस आ जाता है तो थोड़ा लिखने का तरीका आपको सिखा रहा हूँ। जब भी कहे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन ऐसे नहीं रहेगा, त्रिभुज पार के नहीं देगा, कहेगा निर्देशांक 3 5 4 7 और -2 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन किस अंदाज में रहेगा, लिख लीजिए। फिर से मैं लिखा रहा हूँ, निर्देशांक 3 5 कोष्ठ बंद, 4 7 फिर कोष्ठ बंद, -2 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब भी आ जाए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप फॉर्मूला में जानते ही हैं। आप सॉल्यूशन कर लेना ऐसे करके, और सीधे यहाँ पे फॉर्मूला और अप्लाई करो, 1/2 मोड। जो पहले कुर्सी पर है ना उसको x1 ए से ही स्टार्ट करते हैं। x1 ये हो गया, x2 और ये हो गया आपका x3 का मान, ये हो गया y1, ये हो गया y2 और ये हो गया आपको y3। हालांकि आप लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं, जहाँ x1 बराबर 3, x2 बराबर या y1 बराबर 5। इस घर का डाटा मैंने लिख दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 का वैल्यू 4 है, y2 का वैल्यू 7 है, x3 का वैल्यू -2 है और y3 का वैल्यू 4 है। ये लिखने के ऊपर मन है तो लिख दीजिए, नहीं लिखने का मन है तो नहीं भी लिख सकते। अब इन सारे डाटा को हम वहाँ पुट कर दीजिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मोड। यहाँ पे x1 है ना, तो x1 का मान कितना है, 3, कोष्ठ बंद कीजिए, y2। इस मार्केट में ढूंढिए y2 का मान कितना है, तो y2 का मान आपको 7 है, तो ऐसे 7 लिख दीजिए। फिर y3 है माइनस में, तो y3 का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ 4 चिपका दीजिए, कोष्ठ बंद कर दीजिए। फिर प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल दीजिए। x2 ढूंढिए मार्केट में, x2 का मान कितना है, तो आपको नजर आएगा 4। अगर नहीं ढूंढ पा रहे तो यहाँ से ले लीजिएगा 4।
अब कोष्ट बंद कर दीजिए y3। देखिए y3 का मान हम क्या ले लेंगे 4, और वैसे भी y3 यहाँ 4 है। ये फॉर्मूला का माइनस मैंने दिया, और ये है आपका y1। ये क्या बाबू y1 का वैल्यू कितना है तो 5 ले लेंगे। पहले वाले घर में ना x1 y1 नहीं आपको मिल रहा तो यहाँ से ले लीजिए 5 है। फिर कोष्ट बंद कर दीजिए, फिर प्लस दीजिए x3। आप ढूंढो सही से, x3 का वैल्यू -2 है। वैसे भी पहले कुर्सी परसी के घर में जो x3 y3 है तो x3 का वैल्यू -2 है। ये प्लस कहाँ से लाए गुरुजी? तो मैंने फॉर्मूला से लाया, लेकिन इसके अपना पर्सनल माइनस है, तो ऐसे करके -2 आपको लिखना पड़ेगा इसकी जगह पे। क्वेश्चन बंद करो, y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 5 है माइनस, और उसके बाद y2, इस मार्केट में y2 का वैल्यू कितना आपको 7 है। वैसे भी आपको यहाँ दिया है तो 7 दे दो और मोड बंद कर दो। कांच करो आगे, इसको लिखेंगे 1/2 मोड 3। 7 में से 4 गया तो कहो 3 ना हो जाएगा जी, प्लस 4 गुने 4 में से -5 को जब भी बड़ा डाटा को घटाते हैं तो निगेटिव सिंबल लेना पड़ता है, अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस से, ठीक है। और ये प्लस और माइनस, इसको हम -2 कर देंगे, प्लस माइनस को -2, और 7 में से -7 को, 5 में से -7 को हटाओगे तो हम वही सिंबल लेते हैं जो ज़्यादा डाटा है। तो 7 ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं ऐसे करके -2 और मोड बंद कर दीजिए। यानी 1/2 मोड 3 तिहाई हो जाएगा 9। ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -4 एकम 4, और ये माइनस माइनस गुना में है तो क्या हो जाएगा प्लस 2 दूना 4, मोड बंद कर दीजिए। ये 4 से ये 4 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। वैसे भी -4 से +4 0 हो गया, और ये हो गया 9। अब ये 9 जो मोड में है प्लस के फॉर्म में है, ये बाहर निकल के कितना हो जाएगा 1/2 गुने 9, यानी अपना आंसर आ गया 9/2। हो सके एग्जाम में ऐसे भी आंसर रहता है, नहीं इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो 2 चौका 8, यानी 4.1/2 भी हो सकता है। और आंसर हो सकता है जब 2 को 9 में भाग दोगे तो 4.5, यानी माने 4.5 गुना 9, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ये है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। उम्मीद है इसको नोट कर लीजिएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम, क्योंकि ये थ्योरी क्लास है तो मैं छोटा छोटा क्वेश्चन देकर के आपको समझाते चल रहा हूँ। ये त्रिभुज की बातें आई हैं। अगर आप त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं मान लीजिए, और एक नोट में याद रख लीजिएगा, अभी हम जस्ट आपको संरेख पर आए हैं। संरेख किस त्रिभुज के कहते हैं? वैसे त्रिभुज जिसकी बड़ी भुजा 2 छोटी भुजा के जोड़ के बराबर होता है। मान लीजिए इसी त्रिभुज में अगर मान लो यहाँ पर पहले तो नोट लिख लो, नोट क्या लिखना है, संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। यदि इस त्रिभुज को हम सिद्ध करते, माने ए बी निकालते, बी सी और ए सी दूरी सूत्र से निकालते, इसमें से जो बड़ा डाटा होता, बड़ा भुजा, वो 2 को छोटा भुजा के जोड़ के बराबर हो जाता, तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते ना, तो जैसे अपने लोग को 9/2 आया ना, 9/2 नहीं आता, तब कितना आ जाता, 0 आ जाता। यहाँ पे अपने मन से ना डाटा दिया, कोई ऐसा डाटा दिया रहता है किताब में, एकदम कन्फर्म आपका 0 आ जाता है क्षेत्रफल, तो वो दिया गया निर्देशांक क्या होगा आपको, माने वो संरेख त्रिभुज का क्या हो जाएगा, आपका निर्देशांक होगा। हालांकि संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, तो संरेख त्रिभुज रहे दुनिया के कोनो त्रिभुज रहे, त्रिभुज के क्षेत्रफल एक बार और देखिए क्या लिखा था, 1/2, इसका नाम मोड देता हूँ, x1 y - y प्लस x2 y - y प्लस x3 y - y, और मोड बंद, और बराबर में आप 0 कर दो। यहाँ तो हम लोग जानते हैं मोबाइल नंबर 23 है, 31 है, 12 है, पूछरी पर लगाते y के पूछरी पर 23, 31, 12 याद रहना चाहिए। ये संरेख त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर जब भी पूछेगा तो आपको जवाब देना है 1/2 मोड x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 = 0। आपको कहीं कहीं नोटबुक में या कोई किताब में कहीं सेट में ऐसा भी डाटा दिया रहता है, ये 1/2 को गायब कर दिया रहता है, 1/2 रहता ही नहीं संरेख त्रिभुज के क्षेत्रफल में। कारण क्या है, मोड एक प्रकार का गुना का रूप है, और मोड से बाहर जो भी डाटा है, तो गुना के बाहर वाला डाटा को जब इधर फेंकोगे तो कहाँ चला जाएगा, समंदर कहने का सेंस 0 में चला जाएगा। तो आपको सीधा सीधा कभी कभी संरेख त्रिभुज का जब भी क्षेत्रफल लिखना पड़े तो सीधा फॉर्मूला होता है x1 y - y प्लस x2 y - y प्लस x3 y - y, मोड बंद = 0। यहाँ क्या चिपकाते हैं लोग, 23, 31, 12। आपके दिमाग में फीलिंग चलता हुआ सर 1/2 कहाँ गया, यही तो नीचे वाला 2, 1/2 इधर चला गया समुद्र में। तो इस संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल करेक्ट आपको ये भी ऑप्शन में रहता है। और ज़्यादातर फॉर्मूला जब संरेख से आधारित दिया रहे क्षेत्रफल निकालने का, तो बच्चे इसी चीज़ के फॉर्मूला को यूज करके बनाना,
अब ये वाला यूज करके क्या करोगे मगजमारी। हाँ सिंपल, अगर संरेख जिस त्रिभुज का जो त्रिभुज अपने आप में संरेख नहीं होगा तब तो आपको यही लेकर के बनाना पड़ेगा। उम्मीद है इस नोट को भी आप नोट कर लिए होंगे। आई होप, डिलीट करता हूँ इस फॉर्मूला को। संरेख के बाद त्रिभुज से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आती है और वो है आपका केंद्रक। केंद्रक कहेगा त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करिए। कैसे त्रिभुज का केंद्रक होता है मैंने बताया ना, यहाँ वाला डाटा को हम ए मानते हैं, ये है x1 और y1। इस डाटा को b मानते हैं, ये है x2 और y2। और इस डाटा को हम c मानते हैं, इसको मानते हैं x3 और y3। अगर कह देगा इस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए, केंद्रक हेडिंग डालिए केंद्रक। केंद्रक कहने का सेंस ऐसा डाटा होता है जो तीनों केंद्र एक जगह आके मिल जाए। और इस केंद्रक को ज़्यादातर सेट में दिखेगा आपको जी से इंडिकेट किया रहता है। क्या जिससे? जी से। जी से। तो जब भी मैं केंद्रक लिखूं या जी लिखूं, जी का मतलब समझ जाएगा केंद्रक। केंद्रक का सूत्र होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बट्टा 3, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बट्टा 3। उम्मीद है कि केंद्रक समझ गए होंगे। केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है, यानी पहला कुर्सी पे पहला कुर्सी के जोड़ बट्टा 3, दूसरे कुर्सी माने बाद का पद माने जोड़ बट्टा 3। अगर बोर्ड में या एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बिंदु 2, 4, 5, 7 तथा 6, 3 से बने त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए आ गया, तो कैसे ज्ञात करोगे। हम लोग को कोई ड्राइंग करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आपको समझाने के लिए मैं ड्राइंग करके बता देता हूँ। ये आप त्रिभुज ड्राइंग कर लेना। ए शुरुआती वाला जो डाटा है उसको आप यहाँ पे लिख देना, 2 और 4 दिया है। बाद की डाटा बी के घर में लिख देना, कितना है अपना 5 और 7 है। उसके बाद सी के घर में डाटा है 6 और 3 है। आपसे पूछा जा रहा है केंद्रक, तो केंद्रक के लिए कैसे निकालते हैं, जी यानी यहाँ लिखे हैं। सूत्र होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बट्टा 3, और एक होता है y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बट्टा 3। वैल्यू बैठाइए, इस मार्केट में ढूंढो। x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, x2 का मान कितना हो जाएगा 5 और x3 का मान हो जाएगा 6। यानी हम सीधा लिख देंगे 2 जोड़ 5 जोड़ 6 बट्टा 3, और x2 को y2 का मान 4 माने y1 का मान 4, y2 का मान हो जाएगा 7 और y3 का मान हो जाएगा 3 बट्टा में 3। सर ये 3 कहाँ से ला रहे हैं, तो फॉर्मूला से ला रहे हैं। एक स्टेप बढ़िए, 6, 5, 11, 2 कितना हो जाएगा आपको 13, यानी ये हो जाएगा 13 बट्टा 3, और ये 7, 6, 13, 7, 4, 11, 3 कितना हो जाएगा आपको 15 बट्टा 3, 7, 3, 10, 4, 14, 14 बट्टा 3 हो जाएगा। यानी अपना डाटा आ गया 13 बट्टा 3 और 14 बट्टा 3। ये केंद्रक हो गया। सर केंद्रक कहाँ होता है, यानी हमने यहाँ का मान निकाला, ये जो जी निकाला, इस जी का केंद्र कितना निकला है 13 बट्टा 3 निकला है, और एक निकला है आपको 14 बट्टा 3। उम्मीद है कि आप इसको नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। केंद्रक पढ़ लिए होंगे। अब केंद्रक के बाद जब त्रिभुजे चल रहा है तो त्रिभुज से रिलेटेड 4 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछता है, गौर से सुनिए। क्या देगा कि त्रिभुज का निर्देशांक आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3, जब भी मेरे मुखारबिंद से x1 x2 y1 x2 y2 x3 y3 बोला रहा है तो दिमाग में समझ जाएगा कि 5 7 4 3 2 6 ऐसे करके कोई डाटा हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग डाल रहे हैं त्रिभुज। सबसे पहले कि आपको क्वेश्चन कुछ दे दिया रहेगा, मान लीजिए कि कुछ डाटा आपको दिया रहेगा, यहाँ से आपको मानना पड़ेगा x1 y1, ये b है x2 y2 और c है x3 y3। ऐसे करके क्वेश्चन में कुछ डाटा दे दिया रहेगा कि बिंदु 5 3, 4 7, 8 6 से बने त्रिभुज कौन सी त्रिभुज है। कभी भी आपको त्रिभुज सिद्ध करने के लिए बोले ना कौन सी त्रिभुज है, तो त्रिभुज की 4 वैरायटी अभी हम पढ़ेंगे, और उन चारों वैरायटी को हम कैसे याद करवाते हैं आपको गौर से देखो। सबसे पहला त्रिभुज हम लोग रखते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज को हम आपको कोण के आधार पर नहीं बल्कि भुजा के आधार पर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति और इसमें मैं भुजा ज्ञात करना बताया हूँ आपको। और भुजा किस थ्योरी से ज्ञात करना बताया हूँ, दूरी सूत्र के प्रयोग करके करना बताया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप दूरी सूत्र का इस्तेमाल करोगे कोई भी चीज़ निकालने के लिए। दूरी सूत्र का इस्तेमाल कैसे करते हैं, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर।
समबाहु त्रिभुज के बारे में जानिए। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो क्या हो जाएगा आपको समबाहु त्रिभुज। लिख भी सकते हैं ऐसे करके कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो, तीनों भुजा बराबर हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, समबाहु त्रिभुज। तो सर कैसे सिद्ध करेंगे? दूरी सूत्र के इस्तेमाल करके हम लोग सबसे पहले ए बी ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? ए बी, ए के घर में कुछ ना कुछ, बी के घर में कुछ ना कुछ आपको डाटा दिया रहेगा। फिर ज्ञात करेंगे बी सी और फिर ज्ञात करेंगे ए सी। माने बी सी और ए सी अगर तीनों ज्ञात कर लिए, ए बी का मान लीजिए कल्पना करके कि √50 आया और बी सी का मान भी √50 आ गया और ए सी का मान भी √50 आ गया, माने डाटा डाल के तीनों मान आपको बराबर आ गया, तो कह देंगे दिया गया निर्देशांक किस त्रिभुज का निर्देशांक है? समबाहु त्रिभुज का निर्देशांक है। सर इस पर आधारित एक क्वेश्चन बता दीजिए। अभी हम क्वेश्चन नहीं बताएंगे, हम जस्ट एक्सरसाइज आपको बताएंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा। बहरहाल ये थ्योरी क्लास है, तो थ्योरी में सिर्फ समझ जाइए कि हमको समबाहु त्रिभुज कहेगा सिद्ध करने के लिए, चाहे कोनो त्रिभुज कहे सिद्ध करने के लिए, तो आपको 3टा भुजा ज्ञात करना पड़ेगा। बस हमें कंडीशन जानना है कि समबाहु त्रिभुज का कंडीशन क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का कंडीशन हो गया कि ये तीनों का तीनों भुजा आपस में क्या आना चाहिए, हम लोग को बराबर आना चाहिए। अगर √70 आया तो √70 आना चाहिए। अगर 20 आया तो 20 से 20 आना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये था समबाहु त्रिभुज। दूसरा हमको पढ़ना होता है समद्विबाहु। नामे है समद्विबाहु त्रिभुज। सम माने बराबर और द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो क्या हो जाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। दूरी ऐसे लिख दोगे, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सब नहीं लिखेंगे, कुछ भाषा से भी आप समझते चलिए। तो दूरी सूत्र से हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ए बी ज्ञात करेंगे, बी सी ज्ञात करेंगे और ए सी ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? दूरी सूत्र के प्रयोग से। कैसे निकालते हैं वो बता दिया हूँ। अगर ऐसे तीनों दूरी निकाल करके अगर मान लीजिए कि ए बी का मान और बी सी का मान आपको बराबर आ गया, बराबर कहने का सेंस दूरी सूत्र के प्रयोग करके अगर ये √70 आ गया, ये भी √70 आ गया, तो कह देंगे दिया गया निर्देशांक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्देशांक है। अगर मान लीजिए नहीं आया तो कह देंगे दिया गया निर्देशांक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्देशांक नहीं है। खासकर समद्विबाहु त्रिभुज में कोई जरूरी नहीं कि ए बी बी सी की बराबर होना चाहिए। हो सके बी सी और ए सी आपस में बराबर हो जाए, नहीं बी सी का मान √50, ए सी का मान √50 आ जाए। हो सके कंडीशन और कि ए बी का मान किसके बराबर हो जाए? आपका ए सी के बराबर हो जाए। तो ये तीनों कंडीशन को अगर कोई फॉलो करता है, तीनों माने तीनों का तीनों नहीं, तीनों में से कोई एक कंडीशन आपका फॉलो हो जाए, तो दिया गया निर्देशांक किसका हो जाएगा आपको? समद्विबाहु त्रिभुज का। उम्मीद है कि 2 त्रिभुज आप समझ लिए हैं। 2 त्रिभुज के बाद हम लोग अब तीसरी त्रिभुज को समझेंगे। समबाहु और समद्विबाहु समझ लिए तो आपके दिमाग में एक और त्रिभुज नाश्ता होगा, वो है विषमबाहु। कौन सा त्रिभुज मैंने बोला? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज के लिए भी वही काम करेंगे। हमको तीनों भुजा ज्ञात करना है, चाहे कोई भी त्रिभुज का सवाल आ जाए। तीनों भुजा में क्या क्या ज्ञात करेंगे? विषमबाहु त्रिभुज में तो जानते हैं डेफिनेशन क्या, मैं आपको लिखा हूँ। वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा विषम हो, विषम माने बराबर नहीं हो, विषम सम नहीं, विषम अलग अलग हो। तो हमको दूरी सूत्र के प्रयोग करके हमको ए बी ज्ञात करना होगा, बी सी ज्ञात करना होगा और ए सी ज्ञात करना होगा। अब ये दोनों या तीनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। अगर बराबर नहीं आया तो कह देंगे दिया गया त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज का निर्देशांक है, दिया गया निर्देशांक। यानी इसमें हमको विषमबाहु में क्या कंडीशन याद रखना है कि तीनों का तीनों क्या होना चाहिए? बराबर नहीं होना चाहिए। ये अगर डायलॉग अगर आपको समझ में आ गया तो उम्मीद है कि विषमबाहु त्रिभुज सिद्ध कर लीजिएगा। फिर से मैं बताऊँ, त्रिभुज की कोई भी निर्देशांक दिया रहे तो हम लोग से पहले थ्योरी से क्या ज्ञात करते हैं? दूरी सूत्र से तीनों भुजा, और तीनों भुजा अगर बराबर आ गया तो समबाहु, जिसमें 2 बराबर आ गया तो समद्विबाहु, अगर तीनों के तीनों बराबर नहीं आया तो ये हो जाएगा आपका विषमबाहु। अब चौथा केस लास्ट पढ़ते हैं, वो है समकोण। समकोण त्रिभुज के बारे में खासकर छठा चैप्टर में भी आपको अच्छे से जानना पड़ेगा कि किसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस नाम का एक थ्योरम भी आता है, और पाइथागोरस एक विद्वान है जिन्होंने बताया सॉरी जुकाम लग गया थोड़ा सा। तो समकोण त्रिभुज में ये बताया गया है कि बड़ी भुजा को हालांकि कर्ण कहते हैं। समझो, समकोण त्रिभुज के बारे में 9वां में पढ़े भी होंगे। इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, इसको हम लोग लंब कहते हैं। 8वां चैप्टर में भर के पढ़ाना पड़ेगा हमको, और इसको हम आधार कहते हैं। तो बड़ी भुजा आपस में कर्ण होती है समकोण त्रिभुज में। चलो इसका नाम भी दे देते हैं। आप ही बताओ समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा क्या है? AC है, 2 छोटी भुजा AB और BC है।
पाइथागोरस साहब बोले हैं समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस लिख भी सकते हो, पाइथागोरस के अनुसार बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होते हैं। यह आपके लिए मैंने लिख दिया। पाइथागोरस साहब ने बताया कि समकोण त्रिभुज वही त्रिभुज होगा जिसकी बड़ी भुजा का वर्ग दो को छोटी छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। यानी बड़ी भुजा क्या है अपना, AC का जो वर्ग निकालेंगे वो AB के वर्ग और BC के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। दूरी के सूत्र के प्रयोग करके मान लीजिए AC का वैल्यू अगर √5 आ जाता और AB का वैल्यू √3 आ जाता, BC का वैल्यू √2 आ जाता। मैंने अपना मन से मान बताया ना कि दूरी सूत्र के प्रयोग करके AC का वैल्यू मान लीजिए कि √5 आ गया और AB का वैल्यू मान लीजिए कि √2 आ गया और BC का वैल्यू मान लीजिए कि √3 आ गया। तो बोला गया इसका जो वर्ग होगा, तो इसको ठीक कर देता हूँ आपको, निकल जाता है, ठीक है। तो बड़ी भुजा का √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 और इस पर भी स्क्वायर कर दीजिए। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, यानी 5 बराबर 3 2 5 बराबर 5 आ गया ना। अगर इन चीज़ों को सेटिस्फाइड कर रहा है तो दिया गया निर्देशांक किसका हो जाएगा आपको, समकोण त्रिभुज का निर्देशांक। हालांकि ये मान मैं अपने मन से माना हूँ, है ना, इस पर मत विश्वास करना। हाँ, कुछ भी माना सकता है और उस मान में अगर ऐसे थ्योरम को, ऐसे थ्योरी को अगर फुलफिल कर रहा है, पालन कर रहा है, तो दिया गया निर्देशांक किसका हो जाएगा आपको, समकोण त्रिभुज का। उम्मीद है कि आप त्रिभुज समझ लिए हैं। इसी अंदाज में त्रिभुज के बाद हम लोग को चतुर्भुज पढ़ना पड़ता है और चतुर्भुज को जानिए अच्छे से। चतुर्भुज में क्या जानना होता है, 4 प्रकार के चतुर्भुज जानना पड़ेगा। हेडिंग ही डाल दीजिए चतुर्भुज। सर एग्जाम में चतुर्भुज से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इतना परेशान क्यों कर रहा है। हाँ, चतुर्भुज से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा कि 4 गुण निर्देशांक दिया रहेगा। जैसे त्रिभुज में 3 निर्देशांक देखे ना, वैसे क्या देगा चतुर्भुज में ऐसे करके 4 निर्देशांक। आपको फोटो पार के नहीं देगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। आपको दे देगा कि निर्देशांक 4 5 7 2 8 9 6 4। मैंने 4 निर्देशांक आप बोला, कैसे बोला, निर्देशांक 4 5 6 2 7 9 2 8। अपना मन से हम चिपका रहे हैं, ठीक है। तो 4 गुण निर्देशांक दिया रहेगा, ऐसे फोटो पढ़ के नहीं, क्वेश्चन टाइप के बना के देगा, वह हिंदी में लिख करके। से बने चतुर्भुज कौन सी चतुर्भुज है, या से बने चतुर्भुज सिद्ध करे कि वर्ग है, से बने चतुर्भुज की सिद्ध करे कि आयत है, से बने चतुर्भुज की सिद्ध करे कि समांतर चतुर्भुज है, से बने चतुर्भुज की सिद्ध कीजिए कि एक सम चतुर्भुज है। ये 4 चतुर्भुज पूछेगा आपसे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वर्ग के बारे में। कोई भी त्रिभुज जिस तरीके से हम पढ़े हैं ना, वैसे ही वर्ग में भी आपको, चतुर्भुज में आपको दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और दूरी सूत्र हम लोग जानते हैं, x2 - x1 का क्या होता है होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। वर्ग को सिद्ध करने के लिए, हालांकि वर्ग कहते हैं किसके, जिसके चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो। लिखिए लो, वर्ग जब भी पूछे तो वर्ग किसको कहेंगे, चारों भुजा बराबर, जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो तथा विकर्ण भी बराबर हो। थोड़ा भाषा में काट रहा हूँ, आप लिख लेना खुद से अच्छे से स्टैंडर्ड में। जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो तथा विकर्ण भी आपस में बराबर हो तो क्या हो जाएगा, वर्ग। हम लोग दूरी सूत्र के प्रयोग करके क्या निकालेंगे, AB निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे। BC के लिए x2 y2 ये हो जाएगा, x1 y1 नहीं हो जाएगा। फिर CD निकालेंगे, फिर AD निकालेंगे। अगर ये चारों का चारों मान आपको बराबर आ गया, माने AB का वैल्यू अलग निकालेंगे, √7 आएगा, BC का फिर √7, CD का √7, फिर AD का √7, चारों का चारों मान लीजिए √7 आ गया। और उसके बाद हम विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण में क्या क्या पकड़ा रहा है, ये तो हो गया भुजा, चारों भुजा बराबर, और विकर्ण भी आपस में बराबर लिखे ना, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, AC किसके बराबर होना चाहिए, BD के। AC किसके बराबर होना चाहिए, BD। यहाँ भी दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमको AC निकालना पड़ेगा।
AC, बाद में C वाले घर का डाटा को हम x2/2 और A के घर के डाटा को हम x1y1 मानेंगे ना। जैसे ये √7 मैंने अपने मन से बताया ना, कोई ज़रूरी नहीं कि ये दोनों √7 होना चाहिए। विकर्ण की डाटा हमेशा भुजा से बड़ा होगा, यानी हो सकता है ये √12 आ जाए दोनों, नहीं, भुजा चारों बराबर होना चाहिए और विकर्ण अपना आपस में अलग बराबर होना चाहिए। तो ऐसे थ्योरम अगर आपको फुलफिल कर रहा है ये निर्देशांक, तो दिया गया निर्देशांक अपने आप में क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग के बाद ये पहला नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वर्ग के बाद हम लोग को दूसरा नंबर पढ़ना पड़ता है, वो है आपका समचतुर्भुज। क्या लिखा मैंने, चौपर 0 समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में ऐसे ही दे देगा कि सिद्ध कीजिए कि निर्देशांक 5 7 6 4 2 8 9 2 है ना, दिया गया एक समचतुर्भुज का निर्देशांक है। समचतुर्भुज का डिफिनीशन होता है, लिखिएगा, वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हो। हम लिख सकते हैं चारों भुजा बराबर हो तथा विकर्ण बराबर नहीं हो, विकर्ण बराबर नहीं हो, उसे क्या कह देंगे हम लोग, समचतुर्भुज कह देंगे। तो सर दूरी सूत्र के प्रयोग को कईयों में 6टा चीज़ निकाले पड़ते हैं। हाँ, जना वर्ग में 6 गो चीज़ आप निकाल लेते हैं, 4 गो भुजा 2 गो विकर्ण, इसमें भी आपको 4 गो भुजा निकालना पड़ेगा और चारों का चारों भुजा क्या होना चाहिए, बराबर। लेकिन विकर्ण जैसे एगो √12 आया तो एगो √17 आ जाना चाहिए, माने विकर्ण अलग अलग हो जाना चाहिए लेकिन भुजा बराबर आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस कर देना पड़ेगा। भुजा बराबर होनी चाहिए चारों और विकर्ण बराबर नहीं होनी चाहिए। तो क्या दिया गया निर्देशांक किसका निर्देशांक होगा, एक समचतुर्भुज का निर्देशांक होगा। सीधा सीधा समझिए, वर्ग के न्यारा भाई है समचतुर्भुज। वर्ग सोजगर है, माने चारों भुजों बराबर है, विकर्णों बराबर है। न्यारा भाई समचतुर्भुज बोल रहा हूँ, समांतर नहीं, प्लीज आयत का समांतर होता है। तो समचतुर्भुज में क्या याद करना है, चारों भुजा बराबर विकर्ण बराबर नहीं। उम्मीद है कि इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब हम लोग तीसरा चतुर्भुज पढ़ेंगे और तीसरा चतुर्भुज आप बचपन से पढ़ते आए हैं, उसका नाम है आयत। हेडिंग डालेंगे आयत। आयत का क्या डेफिनेशन होता है, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और साथ ही साथ विकर्ण भी बराबर हो। कैसे लिखोगे, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा विकर्ण भी बराबर हो। नहीं, आमने सामने भुजा, जैसे AB के सामने कौन है, CD। अगर AB √10 आ रहा है तो CD भी √10 आना चाहिए। कैसे √10 निकाल दे, दूरी सूत्र का प्रयोग करके। और BC अगर √8 आ रहा है तो AD भी √8 आना चाहिए, माने आमने सामने बराबर होना चाहिए, साथ ही साथ विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। ये विकर्ण अगर √17 आ रहा है तो ये भी आपको √17 आना चाहिए। मैं अंदाजे डाटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कंडीशन क्या देना है कि जैसे आमने AB के सामने कौन है, CD बराबर होना चाहिए, या AD के सामने कौन है, AD के सामने कौन है, BC बराबर होना चाहिए। यानी ये दोनों क्या है, भुजा, आमने सामने की भुजा क्या हो गया, बराबर होना चाहिए। एक कंडीशन और अपने लोग को निकालना पड़ेगा, जो विकर्ण है। विकर्ण में क्या होना चाहिए, AC जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, BD के। यहाँ हम लिख सकते हैं ये विकर्ण क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ऐसे कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं तो ये कौन सी थ्योरी हो जाएगी, आपको सिद्ध हो जाएगा कि दिया गया निर्देशांक किसका है, एक आयत का निर्देशांक है। उम्मीद है कि इसको समझ गए होंगे। आयत के बाद हम लोग आयत का नया वर्जन होता है, जैसे कि वर्ग का समचतुर्भुज पढ़े थे, वैसे आयत का हमको पढ़ना पड़ेगा समांतर चतुर्भुज। क्वेश्चन कैसे आएगा कि सिद्ध कीजिए कि दिया गया निर्देशांक 4 5 6 2 7 9 2 8 समांतर चतुर्भुज का निर्देशांक है। इसको सिद्ध करने के लिए आपको 6 चीज़ इसमें भी निकालना पड़ेगा, आमने सामने की भुजा निकालना पड़ेगा और विकर्ण भी निकालना पड़ेगा। यदि आपका आमने सामने की भुजा बराबर आ गया और विकर्ण बराबर नहीं आया तो हम कह देंगे कि दिया गया निर्देशांक इसका निर्देशांक है, तो समांतर चतुर्भुज का निर्देशांक है। डेफिनेशन इसी को सही कर लीजिएगा, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो किंतु, ऐसे लिख दीजिए, किंतु विकर्ण बराबर नहीं हो, विकर्ण बराबर नहीं हो, माने आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए, आपको बराबर होना चाहिए, लेकिन ये जो विकर्ण निकाले ये बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये √10 है और ये √10 आ गया, ये √5 और ये √5 आ गया, बराबर है,
लेकिन विकर्ण अगर √17 आया है तो ये √17 नहीं आना चाहिए, बी डी का मान कुछ दूसरा आ जाना चाहिए, माने विकर्ण बराबर नहीं होना है। उम्मीद है कि इसको आप लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चतुर्भुज और त्रिभुज के बारे में आपको अध्ययन करवा दिए हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अंतः विभाजन यानी सेक्शन फॉर्मूला, यानी विभाजन सूत्र कहा जाए। विभाजन सूत्र किसको कहते हैं, गौर से समझिए। कोई दो बिंदु दे दिया रहेगा, मान लीजिए कि एक रेखा है और यहाँ पे ए के घर में हम x1 और y1 दे दिए हैं और बी के घर में हम x2 और y2 दे दिए हैं। विभाजन 3, 4, 5 तरीका का होगा, समझ लीजिए। लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम वीडियो एंड कर देंगे। अगर आपसे बीचे बीच पूछ दे, x और y बीचे बीच पूछ दे, तो बीच वाले डाटा को हम मध्य बोलते हैं। कौन सा निर्देशांक बोलेंगे, मध्य। कहेगा कि निर्देशांक 5, 6 और 7, 8 के मध्य बिंदु क्या है। 5, 6 और 7, 8 मैं अपना मन से डाटा दे रहा हूँ, का मध्य बिंदु क्या है। तो पहला सूत्र याद रखना, मध्य विभाजन का सूत्र क्या होता है, मध्य विभाजन या मध्य बिंदु, मध्य विभाजन का सूत्र होता है x1 जोड़ x2/2 और y1 जोड़ y2/2। यानी इसको हम लिख सकते हैं, जो ये वाला डाटा जो हम निकाले हैं pxy बराबर क्या लिखेंगे, x1 जोड़ x2/2 कॉमा y1 जोड़ y2/2। जैसे कि क्वेश्चन दे देते हैं, ए के घर में मान लीजिए 4, 5 दे दिए हैं, बी के घर में मान लीजिए कि 6 और 9 दे दिए हैं, और कहेंगे कि बिंदु 4, 5 और 6, 9 का मध्य बिंदु क्या है। फटाफट ज्ञात कर लीजिएगा। मध्य बिंदु का मतलब बीचे बीच वाला वैल्यू ज्ञात करना है। यानी सीधा हम लिखेंगे pxy, मध्य बिंदु बोला है तो बराबर x1 का वैल्यू 4 है और x2 का वैल्यू 6 है, क्योंकि पहले घर में x1 y1 होता है, दूसरे घर में x2 y2 होता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 6 + 4 यानी 4 + 6/2 और ये हो जाएगा 5 + 9/2। कोष्ट ऐसे करके बंद कीजिए, यानी ये हो जाएगा 10/2 और ये हो जाएगा 9, 5 14/2। काट खोट दीजिए, 2 से 10 यानी 5 मर्तबे कट गया, ये 7 मर्तबे। ये 5 और 7 अपना क्या आ गया, आपका मध्य बिंदु आ गया है। यही क्वेश्चन अगर दूसरे फॉर्म में, इसका लिख लीजिए मध्य विभाजन का सूत्र। मध्य विभाजन के बाद आपको थोड़ा सा हो सके विभाजन कहीं भी कर दे, ये कोई ज़रूरी है कि बीच में विभाजन कर दिया गया हो सके बीच से कहीं ज़्यादा उधर कर दिया हो या थोड़ा सा इधर कर दिया हो। तो अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पे थोड़ा हम कम कर दें, इधर क्वेश्चन आएगा कि बिंदु x1 और y1, x2 और y2 m/n में विभाजित है। यानी इधर वाले पार्ट को हम m मानते हैं और इधर वाला पार्ट को n। NCERT में m1 और m2 करके माना है, हो सके आप जो भी मन मान लीजिए, डाटा से कोई लेना देना नहीं है, बस भाव समझिए। तो कहेगा अंतर विभाजन, तो याद रखना बउआ, अंतर विभाजन हमको p का निर्देशांक यानी pxy निकालना है। तो आपको लिखना पड़ेगा pxy बराबर, सूत्र होता है mx2 + nx1 बट्टा m + n कॉमा my2 + ny1 बट्टा m + n। ये हो गया है अंतर विभाजन। एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन कि इस टाइप से बिंदु 3, 5 तथा 6, 4 से बनी रेखा 2:3 में विभाजित हो, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन मान लीजिए आ गया कि बिंदु इतना इतना 2:3 में विभाजित हो तो उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो क्या है, जो बिंदु दिया रहे ना, जैसे 3, 5 तो आप यहाँ पे 3, 5 बैठा लो, मान लीजिए, मन में हम इसको 3, 5 बैठा लेंगे। और एक डाटा दिया 6, 4 तो यहाँ 6, 4 बैठा लीजिए। कितने अनुपात कितने में बांटा है, 2:3, यानी पहला वाला डाटा को m मान लीजिए, बाद वाला को n मान लीजिए। यानी हम m की जगह 2 दे देंगे, n की जगह 3 दे देंगे। और आपसे पूछा जा रहा है ना अंतर विभाजन, तो सर सवाल में अंतर विभाजन तो नहीं लिखा है, ध्यान रखना ये बात। जब सवाल में अंतर विभाजन लिखा रहे तो भी यही सूत्र से बनाएंगे। अगर अंतर विभाजन नहीं, कोण विभाजने न लिखा रहे, सीधे कहीं कि कहाँ विभाजित होगा, तो भी यही सूत्र से काम चलाएंगे। लेकिन यही क्वेश्चन कहते बाह्य विभाजन, क्या क्वेश्चन आ जाए इसमें, कहेगा बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन का सूत्र चलो हम ऊपर लिख देते हैं, जगह का अभाव है। बाह्य विभाजन का सूत्र होता है pxy बराबर
जहाँ जहाँ प्लस है ना आप वहाँ वहाँ माइनस कर दीजिएगा। यानी हम लिख सकते हैं mx2 माइनस nx1 बट्टा m माइनस n और my2 माइनस ny1 बट्टा m माइनस n। इसको लिख लीजिएगा, सूत्र समझ में आ गया। यही सूत्र यहाँ है, खाली जहाँ पे प्लस वहाँ माइनस दे दिए। सवाल के गौर से पढ़ना है। जब सवाल में बाय विभाजन रहे तो माइनस से काम करेंगे, जब सवाल में अंतः विभाजन रहेगा तो प्लस से काम करेंगे, जब सवाल में ना बाय लिखा रहे ना अंतः लिखा रहे तो हम लोग सीधा अंतः विभाजन वाला सूत्र करेंगे। जैसे इसमें ना कुछ चीज़ का चर्चा नहीं था। चलो ज्ञात करो, m का वैल्यू कितना ले लेंगे 2 गुने x2 बाद वाले घर वाले को कहते हैं ना, तो x2 का वैल्यू कितना है 6। यहाँ भी समझिए x2 के सामने 6 है ना, 6 दे दो प्लस n का वैल्यू हम लोग 3 लेंगे। x1 का वैल्यू कितना है अपना 3 है ना 3, देखो ना यहाँ पे भी लिखा हूँ। अब बट्टा में लिखेंगे m प्लस n, यानी m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 3, तो लिख देंगे 2 + 3 ऐसे कोष्ट कॉमा। अब इस पर काम कीजिए, m का वैल्यू कितना है, इसके ऊपर थोड़ा छोड़ करके लिख दूँ। m का वैल्यू कितना है अपना 2 है। y2 का मान कितना है, तो y2 का मान 4 है, देखो यहाँ y2 के सामने 4 है प्लस n का वैल्यू 3 है। y1 का वैल्यू कितना है 5 है, गुना में है बट्टा में 2 + 3 क्यों लिख देते सर, m और n का वैल्यू जोड़ करके लिख देते हैं। यानी ये हो जाएगा 6 दूना 12, 3 तिया 9, 5, ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 5 तिया 15 बट्टा 5, यानी 9 और 12 कितना हो गया 21 बट्टा 5, 8 5 हो गया ये 23 बट्टा 5। तो ये जो निकला है आपको, ये वाला पॉइंट निकल गया है अंतः विभाजन का। मैंने मध्य विभाजन सिखाया, अंतः विभाजन सिखाया और बाह्य विभाजन सिखाया। स्क्रीनशॉट लीजिए सूत्र का। एक छोटा सा टॉपिक और है, 2 मिनट और आपका बर्बाद करेंगे और वो सूत्र लिखिएगा। जब विभाजन सूत्र में ही आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि इस टाइप से सम त्रिभाजित के लिए कहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई रेखा है, एक रेखा का निर्देशांक x1 और y1 है और ये रेखा है x2 और y2। सवाल में दिया रहे आपको सम त्रिभाजित, नाम है सम, त्रि माने 3, विभाजित माने विभाजित करना। इस AB रेखा को 3 बार पर भागों में काटेंगे तो कितने जगह आड़ी चलाना पड़ेगा, कहिए तो ये जगह। कैसे, मन में फीलिंग कीजिए कि एक यहाँ पर कट मार दे, वो यहाँ पे कट मार दे, तो तीनों क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा। नहीं, जब भी सम त्रिभाजित का चर्चा रहे ना तो एक निर्देशांक का दूसरा निर्देशांक आपको दिया रहेगा। आपको यहाँ पर क्या मान लेना, इसको P मान लेना XY और इसको Q मान लेना X और Y मान लेना। माने अपना मन से मानना पड़ेगा, क्योंकि सम त्रिभाजित है, खुद से फीलिंग करके 3 पार्ट में बांट दिए, 1 2 3, इसके लिए 2 जगह हमको कट मारना पड़ा। और सम त्रिभाजित का मतलब हो गया, अगर ये 2 2 2 से कटा तो कट कट के 1 का अनुपात में हो गया। मान लीजिए कि रेखा मान लीजिए आपको 9 मीटर का है, तो 9 मीटर में अगर 3 काटे हैं, 3 काटे 3 में काटे हो त्रिभाजित के लिए, तो इसको काटोगे अनुपातिक फॉर्म में तो 1 के अनुपातिक ना हो गया नहीं। तो सम त्रिभाजित वाला जब भी क्वेश्चन आ जाए तो हम लिखेंगे P के लिए, किसके लिए, P के लिए। यहाँ लिख देना बिंदु P के लिए। आप ही मन में सोचो, बिंदु P के लिए x1 y1 और x2 y2 तो आपको पता है नहीं, हमें mn की जानकारी लेना है। तो बिंदु P के लिए m का मान कितना हो जाएगा, इसको 1 मान लेना और n का मान 1 और 1, क्योंकि P के इधर पूरा पार्ट लेंगे तो n का वैल्यू 2 लेना पड़ेगा आपको, और x1 y1 और x2 y2 तो होगा ही होगा। अगर मैं यहाँ पर अगर बिंदु Q की बात करूँ, लिख दूँ बिंदु Q के लिए, तो बिंदु Q के लिए भी मन में सोचिए कि x1 y1 और x2 y2 तो आपका है ही, खाली m और n का खेला समझना है। बिंदु Q के लिए m का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि सब तो 1 1 के अनुपात में कटल है ना, तो Q के इधर कितना पार्ट हो गया, 1 1 2, यानी m का वैल्यू आ गया 2 इधर वाला पार्ट, और इधर वाला पार्ट n के लिए कितना हो जाएगा 1। तो ये भी थोड़ा नोट कर लीजिए आप, सूत्र के दृष्टि से सम त्रिभाजित वाला सवाल आपको आएगा। तो सम त्रिभाजित के बाद हमको पढ़ना है, एक लास्ट डाटा है सम चतुर्भाजित। त्रि के जगह हम लिख देंगे चतुर्भाजित। तो चतुर्भाजित के लिए देखो, अगर यहाँ पर हम कोई डाटा x1 और y1 लिए हैं और कोई डाटा है x2 और y2, हम आपसे प्रश्न करें सम चतुर्भाजित यानी 4 बराबर भागों में काटना है, तो आड़ी कितना जगह चलाना पड़ेगा, कि ये 3 जगह। यानी एक डाटा P ले लिया, यहाँ Q ले लिया और यहाँ क्या लेना पड़ेगा R। अगर मैं P के लिए, बिंदु P के लिए कहूँ
m का मान कितना होगा, तो ये सब एक 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 अनुपात में कटा है। क्यों कटा है, अगर मान लीजिए कि 16 मीटर है तो 4 4 4 4 करके बांटोगे ना तो सब कट कट के देखिए देगा अनुपात में। तो बिंदु P के लिए m का वैल्यू कितना हो जाएगा, कहिए 1, लेकिन n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 2 3। P के लिए m का वैल्यू 1 क्यों हो जाएगा। अगर मैं बिंदु Q के लिए कहूँ तो m का मान Q के लिए, तो Q तो बीच में हो गया, देखो ना, इधर भी एक, इधर भी एक, इधर भी एक, इधर भी एक। तो बिंदु Q के लिए ना मुझे m और n की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि हम एक सूत्र आपको रटाए हैं। Q हो गया आपका मध्य बिंदु, क्या हो गया है, मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु के लिए m का बराबर n होता है, m n की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीधे Q के लिए हम लोग सूत्र अप्लाई करेंगे, x1 जोड़ x2 बट्टा 2 और y1 जोड़ y2 बट्टा 2। मध्य बिंदु का सूत्र से निकाल लेंगे बिंदु Q का निर्देशांक। वहीं अगर आपको r के लिए कह दे तो m का वैल्यू कितना होगा और n का वैल्यू कितना होगा, आप बताइए। तो r पर से सोचिए, इधर क्या को पार्ट हो गया, 1 2 3, तो m के लिए 3 हो गया, और r के बाद कितना पार्ट है, 1 इधर 1 हो गया। तो इन समचतुर्भाजित का भी आप सूत्र लिख लीजिए। उम्मीद है कि आपको निर्देशांक ज्यामिति के जितने भी थ्योरम है और जितने भी सूत्र है, इन सभी सूत्र और थ्योरम से आपको हम रूबरू करा दिए हैं। और अब हम लोग चैप्टर का शुरुआत करेंगे 7.1, ठीक है। इस वीडियो को अगर आप लोग 1 से 2 बार अगर देख लेते हैं तो उम्मीद है कि जब हम आपको चैप्टर बताएंगे, सवाल बताएंगे, तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अच्छे से समझ लीजिएगा। दूरी सूत्र, मूल बिंदु मैंने बताया, निर्देशांक बताया, कोटि बताया, भुज बताया। पहले भौजी तब भैया याद रखिए, यानी एक्स पर जो भी डाटा होगा वो भुज होगा, बाद में कोटि होगा। फिर आपको समरूप त्रिभुज के बारे में, समरूप बोल रहे हैं, त्रिभुज के बारे में चर्चा कराया, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समकोण, चतुर्भुज 4 को बताया, वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज। वहीं आपको संग्रह के बारे में बताया कि 2 भुजा का जोड़ बड़का के बराबर होना चाहिए। उसके बाद आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल बताया। फिर संग्रह त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 वो होता है, वो बताया। फिर सेक्शन फार्मूला बोले तो विभाजन सूत्र आपको बताया, अंतर विभाजन की कई तरीकाएं बताए, बाह्य विभाजन बताए, मध्य विभाजन बताए, समत्रिभाजित बताए, वहीं समचतुर्भाजित बताए। इतना ही सारी टॉपिक आपको 7वां चैप्टर में। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा भले ही, लेकिन 1 घंटा में आपका सारा चैप्टर का निचोड़ आपको हम बता दिए हैं। अब हम चैप्टर का शुरुआत करेंगे 7.1 का। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी ये जो फेस्टिवल आ रही है सोमवार को, उसकी शुभकामनाएं। और हम लोग लेते हैं विदा। आगे फिर मेरा सिलसिला जारी रहेगा ऐसे ही 7.1, 7.2, 7.3, ये पार्ट बाय पार्ट करके तीनों वीडियो आपको बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।